हेलो जुपिटर्स, हाय व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। कैसे चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, तो हम लोग हमारे क्लास 10th के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के अलावा केमिकल रिएक्शन को कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है उसके बारे में बात कर ली थी। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सभी लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। जी हां, कौन कौन सी हो सकती है वो एक एक करके आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन होने वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट। गाइस, रिएक्टेंट का मतलब तो हम सब लोगों को जानते ही है, जो रिएक्ट करे, एक दूसरे के साथ जुड़े और प्रोडक्ट बनाए। तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन two or more reactants, when two or more reactants reacts with each other to form a single product। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दिखाई देगा जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर केवल एक प्रोडक्ट बनाए। ऐसी केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहां पर देखें, जैसे मान लीजिए ए और बी। जैसे कि यहां पर आपके पास में क्या है, ए प्लस बी। जब ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना ले सी, इसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये रिएक्ट करके केवल एक प्रोडक्ट बनाए डी, इसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जा सकता है। सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनअकैडमी एक्सेलरेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जस्ट यूज द कोड ग्रेविटी 12 अगस्त के पहले तक। लेट्स क्रैक इट गाइस। नाउ गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को तीन टाइप की देखने को मिलती है। अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के तीन टाइप होते हैं। पहला, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। दूसरा टाइप, व्हेन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, व्हेन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड कंबाइंस। और तीसरा, व्हेन टू कंपाउंड्स, when the two compounds combines। ये तीन टाइप की आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एक एक करके तीनों को देखेंगे और एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो पहला टाइप जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने आपको बताया, जब आपके दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। गाइज, आप सभी लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, elements are those substances which are made up of only one type of atom। elements वो substances होते हैं जो केवल और केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में यहां पर कार्बन है, तो कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट है। ऑक्सीजन, मेरे पास में दो एटम है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और दोनों ही ऑक्सीजन के, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन भी एलिमेंट हो गया। तो C+O2 के कॉम्बिनेशन से CO2 बन रहा है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई।
दो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आपका 2H2 जो कि एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट है, कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपका N2 आपके O2 के साथ रिएक्ट करके 2NO बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपका Mg ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर 2MgO बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपका एल्यूमिनियम आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आप देखो जितनी भी मैंने आपके सामने यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखी है, ये सभी की सभी एलिमेंट वाली है। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें, तो मैं आपको इतने एग्जाम्पल लिखवा सकता हूं जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखो, मतलब अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दें तो देयर इज नो लुकिंग बैक। देखो लिखते चलो इसके तो एग्जाम्पल, आपको जितने एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आप सब लिखते चलो। H2 प्लस F2 से बन जाएगा 2HF। देखते चलो आप खुद देखोगे कि अरे बाप रे सर, ये तो दुनिया में इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, कितने ही एग्जाम्पल बता दूं मैं। लेकिन यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग बात क्या नोट कर रहे हो कि सभी के अंदर एलिमेंट ही कंबाइन हो रहे हैं और सभी के अंदर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। और एक रिएक्शन याद आ गई मेरे को, N2 प्लस 3H2 से 2NH3। मतलब लिखते चलो, बस रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे आपको क्या बना के देंगे, एक प्रोडक्ट बनाकर देंगे। इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि कैसे हुई है, दो एलिमेंट को कंबाइन करके हुई है। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हेन one element combines with one compound। अब यहां पर कंपाउंड का मतलब क्या होता है गाइस, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बट इन अ फिक्स रेशो। समझ में आई? ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बट इन अ फिक्स्ड रेशो। इसे कंपाउंड बोलते हैं। तुम्हारा H2O ये सब ये आपको आता है। चलिए तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 मोल्स ऑफ NO है, ये कंपाउंड हो गया। देखो आपने इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ कर दिया, ऑक्सीजन तुम्हारा एलिमेंट हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। देखो आया समझ में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है, कॉम्बिनेशन से केवल एक प्रोडक्ट बना। दो रिएक्टेंट में से एक एलिमेंटल फॉर्म में है, एक कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। O2 के अंदर दो एटम है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों ऑक्सीजन के, दोनों सेम। लेकिन NO के अंदर दो एटम है लेकिन दोनों अलग अलग है। और एग्जांपल बताऊं तुमको, अगर तुम यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास में 2 मोल्स ऑफ SO2 है और आपने उसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ कर लिया, तो ये 2 मोल्स ऑफ SO3 हो जाएगा। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को भी कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में ही रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बट आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रही है। इसके अंदर आपका एक कंपाउंड जो है वो एक एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या ये चीज प्रॉपरली क्लियर हो रही है? तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
when two compounds combines, when two compounds combines, अब यहां पर आपके दो के दो कंपाउंड ही कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर NH3 है, सर डेफिनेटली NH3 तो एक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तभी यह अमोनिया बनेगा, तो ये कंपाउंड है। इसका ट्रीटमेंट जब हमने HCl के साथ करा तो ये बन गया NH4Cl। देखो इनके कॉम्बिनेशन से केवल और केवल मुझे एक ही प्रोडक्ट दिखाई दिया, ठीक है। CaO प्लस SO3 दोनों कंपाउंड्स हैं, यहां बन गया CaSO4, CaO प्लस SiO2 ये बन गया CaSiO3, FeO प्लस SiO2 ये बन गया FeSiO3। तो इस तरीके के रिएक्शंस को भी कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में लिखा जाएगा। अब गाइस आप देखो आपके पास में कितने सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आपके पास में इस चीज के n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात हम लोगों को समझ में आया कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, कहां इसका यूज होता है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या हमें ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर है? चलिए, तो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने पहले टाइप की रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिसका नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है भाई साहब? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो गाइस डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन वन रिएक्टेंट। अब यहां पर खासियत क्या है कि आपके पास में रिएक्टेंट वन होगा। सो व्हेन वन रिएक्टेंट डीकंपोज यानी टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। सो व्हेन वन रिएक्टेंट डीकंपोजेस टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, यानी अब एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे। अब प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा होंगे लेकिन रिएक्टेंट एक ही होगा। तो एग्जाम्पल आप लोग इसका बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जाम्पल रखें, ए के टूटने से बी प्लस सी बने, या ए के टूटने से बी प्लस सी प्लस डी बने। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ओके, ये भी 3 टाइप की होती है। ये वाली केमिकल रिएक्शंस भी 3 टाइप की देखी जाती है। सच केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। पहली इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। पहली क्या कहलाती है? फोटोलाइसिस। ना सर, फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखो समझना इस बात को। फोटोलाइसिस का मतलब होता है फोटो मतलब लाइट, और यहां पर लाइट की जगह पर मैं रेडिएशंस भी लिखूंगा क्योंकि कई जगह पर रेडिएशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डीकंपोज हो जाना, यानी कि डीकंपोजिशन विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? फोटोलाइसिस का मतलब दैट इज डीकंपोजिशन which is taking place in presence of light। इसे बोला जाएगा मेरे प्यारे गुलजारी लालो फोटोलाइसिस। क्या आप लोगों को फोटोलाइसिस क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोगों को फोटोलाइसिस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़े? एग्जाम्पल देखें। देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप लोगों के चारों तरफ घूम रहा है,
दैट इज 2 मोल्स ऑफ AgCl को जब मैं HNu मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूंगा तो सिल्वर सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये हो गया फोटोलिसिस। आप देखो आपका प्रोडक्ट टूट गया 2 पार्ट में। क्या हमारा प्रोडक्ट टूट गया 2 पार्ट में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा गाइस, आप लोगों ने कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में सुना है? आप लोगों ने कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में सुना है? नहीं सुना है? चलिए आज हम लोग इसे आप लोगों के सामने ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम आप लोगों के सामने इसे सर्च करके बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की कुछ इमेजेस। तो हम यहां पर लिखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के हम कुछ इमेजेस लेंगे और ये देखो भाई, इस तरीके की पुराने जमाने में इस तरीके की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी। ठीक है, अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का हम लोगों को निगेटिव्स चाहिए। ये देखो गाइस, ये देखो, ये आप इमेज देख पा रहे हैं गाइस? पुराने जमाने के जो कैमरे आते थे उसके अंदर जिलेटिन के रोल्स होते थे। क्या बोला मैंने? जो पुराने जमाने की फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर कैमरे के अंदर कुछ रोल्स डले हुए होते थे। उन रोल्स को हम लोग बोलते थे नेगेटिव। इन रोल्स को हम लोग क्या बोलते थे? ये नेगेटिव बोला जाता था इन रोल्स को। दिस रोल्स वर कॉल्ड एज नेगेटिव। एक्चुअली इस रोल के ऊपर ये जो तुमको काला काला दिख रहा है, ये काला काला और कुछ नहीं बल्कि सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत है। क्या है? ये सिल्वर ब्रोमाइड की एक पूरी परत है। यानी इमेजिन करो कि जब ये फोटोग्राफिक रोल जब हम मार्केट से खरीद के लाए होंगे, जब हम ये नेगेटिव रोल मार्केट से खरीद के लाए होंगे, ये पूरा काला था। जैसे यहां पर तुमको एक काला काला दिख रहा है ना, ये पूरा काला था। अब हमने इसको फोटोग्राफिक रोल को कैमरे के अंदर लगाया और फोटो खींची। इन कैमरेज के अंदर फ्लैश लाइट होना कंपलसरी थी। पुराने जमाने के कैमरेज के अंदर फ्लैश लाइट कंपलसरी था। तो फ्लैश लाइट निकल के इन 4 लोगों की बॉडी पर गिरी और लाइट का फिनोमिना ने टकरा के रिफ्लेक्ट होना, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और कैमरे पे जाकर गिरी। जैसे ही कैमरे पे जाकर गिरी, कैमरे पे छोड़ो, वो नेगेटिव पे गिरी होगी अंदर। तो नेगेटिव पर वो लाइट जैसे इस आदमी के सर के बाल से टकराई तो वो लाइट यहां पर जाकर टकराई। इस बंदे के ये बो पे जाके टकराई तो वो यहां टकराई। इस आंटी के ये नाक पे टकराई तो वो यहां जाकर टकराई। और लाइट ने क्या करा, जब लाइट इस सिल्वर ब्रोमाइड की परत पर जाकर गिरी तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो था यानी तुम्हारा जो AgBr था, इस पर फ्लैश लाइट गिरने की वजह से सिल्वर सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन ब्रोमीन अलग हो गया। मतलब उतने सरफेस से सिल्वर ब्रोमाइड की परत खत्म हो गई। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड की परत खत्म हुई तो आपको एक इस प्रकार का नेगेटिव इंप्रेशन दिखाई देने लगा। फिर इस नेगेटिव इंप्रेशन को डिजिटलाइज तरीके से फोटोग्राफर्स अपने स्टूडियो में इस प्रकार की इमेज में प्रिंट कर लेते थे और हम लोग ये नेगेटिव को हमारे पास में संभाल के रखते थे ताकि फ्यूचर में अगर ये फोटो फट जाए, डिस्कार्ड हो जाए, घूम जाए तो आप ये नेगेटिव से वापस फोटो बना सको। तो ये फिनोमिनन है तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। तो गाइस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यहां पर आप लोगों को अब एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा कि पुराने जमाने में जो कैमरे के रोल्स होते थे, उन कैमरे के रोल्स के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती थी। उस पर लाइट गिरने की वजह से सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता था और आप लोगों को एक इमेज दिखने लग जाती थी एंड दैट इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन बाय लाइट। और ये हम लोगों के लिए फोटोग्राफी के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 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 बच्चों, समझ में आया क्या? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। फोटोलिसिस के बाद हम लोग
चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? सर अब तो हमको समझ में आने लगा है, अब हम भगवान समझ रहे हैं खुद को। हो सकता है कुछ टाइम बाद हम हमारे स्कूल के टीचर को बोले कि मैडम ये क्या पढ़ा रहे हो, तो हमको आता है, ये हम कर लेंगे, आप जाओ ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, एंड लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन और वी कैन से डीकंपोजिशन of a substance in presence of इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बात समझ में आई गाइस? इसका हमारे लिए एक्चुअली स्टार बनाकर सब लिखेंगे। इस प्रोसेस का हमारे लिए जो यूज है वो इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। इस प्रोसेस के जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा, ये फोटोग्राफी, ये हमारे लिए हाउस होल्ड पर्पस या फोटोग्राफिक पर्पस के लिए, लेकिन बेटा ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी बहुत यूटिलिटी है। कैसे? देखो, आपने भी देखा होगा कि कोविड के समय पर, एक सेकेंड, आवाज बहुत तेज आ रही है आज, अब थोड़ी आवाज आई थिंक कम हुई होगी। हाँ, तो अगर मैं इंडस्ट्रियल यूज की बात करूं तो आपने देखो कोविड समय पर लोगों को बहुत सारी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी होगी, तो ये ऑक्सीजन कहां से आया होगा? वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है ऑक्सीजन बनाने के, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में वाटर होता है, इस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन गैस को अलग कर लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को अलग कर लिया जाता है। तो अब आप देखो, ये प्रोसेस हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच इज गिविंग यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये वाटर तुम अपने घर में बाल्टी में तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैस की जो जरूरत पड़ती है ये हम लोगों को इंडस्ट्रियल लेवल पर पड़ती है। मतलब कि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि हम इसको ज्यादा लोगों तक सप्लाई कर सके, ज्यादा इंडस्ट्री तक सप्लाई कर सके। तो ये कोई नॉर्मल लेबोरेटरी लेवल की प्रोसेस नहीं है, ये इंडस्ट्रियल लेवल की प्रोसेस है। और आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं गाइस, अभी हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे Al2O3 के बारे में। बेटा Al2O3 बेसिकली ये एक अर्थ क्रस्ट से मिलने वाला ओर है जिसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। एक्चुअली बॉक्साइट जो होता है ये एक प्रकार का मिनरल है। मिनरल मतलब जो अर्थ क्रस्ट से मिले, और उसके अंदर से हम लोग अगर ये एल्यूमिनियम नाम का मेटल निकाल लें तो ये मिनरल का नाम ओर पड़ जाता है। मतलब द मिनरल इज नाउ कॉल्ड एज ओर। तो ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे प्रॉफिटेबल तरीके से मेटल निकाला जा सके। तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है। मतलब ये अगेन इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या किया जाता है, जमीन में खुदाई करी जाती है, बॉक्साइट की बड़ी बड़ी माइंस यानी बड़ी बड़ी खदानें होती है, वहां से बॉक्साइट निकाला जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी अलग अलग प्रोसेसेस करके फाइनली इस Al2O3 को इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्यूमिनियम नाम के मेटल को अलग निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस तो उसको छोड़ के चली जाती है। तो यू विल गेट प्योर एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम तुम लोग मार्केट से खरीद के लाते हो वो इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, उसके ओर से। क्या बात समझ में आई? उसके अलावा हम लोग जो नमक खाते हैं NaCl, ये NaCl इंडस्ट्रियल लेवल पर खरीदा जाता है। इस NaCl का फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर यहां पर हमें अगेन प्योर सोडियम मेटल मिलता है जिसके इंडस्ट्री में अलग अलग यूज होते हैं
और ये क्लोरीन गैस को भी स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस जैसे स्विमिंग पूल को, वाटर को प्यूरिफाई करने के, उसमें से जर्म्स को मारने के काम में आती। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए काम की हो गई। तो देखो इस प्रोसेस का इंडस्ट्रियल यूज कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा हैवी यूज है इस चीज का इंडस्ट्री में। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे इस बात को? ठीक है, देख लीजिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इलेक्ट्रोलिसिस क्या हम सभी प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। तीसरी प्रोसेस का नाम क्या है? पायरोलाइसिस। ओके सर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलाइसिस? सर पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है? बेटा यहां पर जो वर्ड है पायरो, दिस पायरो का मतलब होता है हीट, एंड दिस लाइसिस, इस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। सो इट विल कॉमनली कॉल्ड एज पायरोलाइसिस, यानी कि ब्रेकडाउन और डीकंपोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहां पर हम लिखेंगे पायरोलाइसिस का मतलब दैट इज ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन और डीकंपोजिशन, breakdown और decomposition in presence of heat, यानी हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना या डिकम्पोज होना। गाइज अगेन जैसा मैंने आपसे कहा, इसके भी बहुत ज्यादा ही इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। हम एक एक करके इसके सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 मोल्स ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस है। जब आपने इसको हीट किया, जब आपने इसका ब्रेक डाउन करा, तो एक प्रोडक्ट तो आपका लेड ऑक्साइड बाहर आ जाएगा, फिर आपका एक प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी, और आपका तीसरा प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो याद करो, मैंने आप लोगों को जब डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने एक ये वाला एग्जाम्पल भी लिखा था, A, B एंड C। दिख रहा है आप लोगों को? हमने ये वाला एग्जाम्पल भी मेंशन किया था कि एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट भी बन सकते, तो वो यहां पर हमें बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल गाइस, अगर आपके पास में FeSO4.7H2O है, FeSO4.7H2O है, तो गाइस यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है? केवल इसे हीट किया जाता है ताकि इससे FeSO4 अलग हो जाए और आपके 7 वाटर के मॉलिक्यूल भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाए। गाइस जिन बच्चों को अभी मन में डाउट आया होगा कि सर ये FeSO4.7H2O क्या है, तो अभी के लिए आप ये समझो कि सॉल्ट, FeSO4 एक प्रकार का सॉल्ट है। सॉल्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो सॉल्ट की सरफेस पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल आकर चिपक गए हैं, यानी ये केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ये चिपक गए हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, और इस मार्कर से अगर मैं मेरी टी शर्ट पर एक निशान बना दूं, ये तो ये चिपक गया है। मैं बाद में ऐसा ऐसा करूंगा तो देखो ये साफ हो गया। तो ये क्या हुआ था? ये सरफेस पर चिपक गया था। अभी टी शर्ट और धोने में डाल दूंगा तो ये और धुल जाएगा। मेरी बहन मेरे को मार डालेगी क्योंकि टी शर्ट उसने मुझे भाई दूज पर गिफ्ट दी थी। आज राखी को शूट कर रहा हूँ, और भाई दूज पर उसने मुझे गिफ्ट दी थी, और मैंने उसकी मेहनत की कमाई की टी शर्ट और ये ओरिजिनल कैल्विन की टी शर्ट, उसमें मैंने पढ़ाने में मार्कर लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, पुरानी हो चुकी है, नहीं देगी इसी बहाने। ओके, तो ये सरफेस पर चिपक गए हैं। तो सरफेस पर चिपकने की वजह से हल्का सा गर्म करने पर भी पानी भाप बन के उड़ गया। अब यहां से मैं 2 मोल्स ऑफ FeSO4 उठाता हूं और उसे वापस से हीट करता हूं, तो यहां पर बन जाएगा Fe2O3। यहां पर क्या बन जाएगा? Fe2O3। फिर यहां पर एक बन जाएगा तुम्हारा SO3 और एक बन जाएगा तुम्हारा SO2। तो देखो ये भी एक प्रकार का डीकंपोजिशन रिएक्शन था। आई होप तुम लोगों को डीकंपोजिशन में मजा आया होगा और ये समझ में आया होगा कि इसको किस प्रकार हम हीट की मदद से कर रहे हैं। अच्छा अब देखो तुमको और इंडस्ट्रियल लेवल की बात बताऊं मैं।
तीसरा गाइस, आप लोगों को पता है अर्थ क्रस्ट से मरकरी का भी एक और निकलता है जिसे हम मेटलर्जी नाम की प्रोसेस, मेटलर्जी का मतलब बेटा मेटलर्जी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उस कंप्लीट प्रोसेस की जिसमें हम एक मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी किस प्रकार जमीन की खुदाई हो, किस प्रकार जमीन में से ओर ढूंढा जाए, किस प्रकार उस ओर को पहले प्यूरिफाई किया जाए, फिर उस ओर को ऑक्सीडाइज किया जाए, इस प्रकार उसमें ऑक्सीजन डाला जाए और फिर उसको हम लोग हीट करके हमारे मेटल को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर दें। यह प्योर मरकरी तुमको मिलके तैयार हो गया। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? इनफैक्ट मैं और एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए तुम्हारे पास में 2 मोल्स ऑफ KClO3 है। जब मैं इसे हीट करूंगा तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ KCl अलग हो जाएगा और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखो ये भी एक प्रकार की थर्मल डीकंपोजिशन की रिएक्शन थी। आपने ये रिएक्शन तो बहुत कॉमनली देखी होगी, चूने वाली कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये CaO और CO2 में बदल जाता है। तो भाई रिएक्शन तो देखो मैंने आपको इतनी सारी लिखवा दी है, इतनी सारी लिखवा दी है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी दोनों टाइप की केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आज ही सीखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कल सीखने के बजाय। तो गाइस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर देखिए क्या किया जाता है। आइए हम लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से और थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। तो गाइस ये तुम्हारे पास में एक चेंबर होता है। इस चेंबर के अंदर हम लोग इस प्रकार एक मेटल की रॉड इधर और एक मेटल की रॉड इधर डिप करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है वो डाल देते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने इसके अंदर केवल और केवल वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर? वाटर डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाटर डालने के बाद इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इस वजह से इस मेटल की रॉड के ऊपर से लेकर नीचे तक एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। देखो बेटा, जो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट रहेगा वो पूरा मेटल का रॉड पॉजिटिव पोटेंशियल वाला हो जाएगा और ये बैटरी के यानी तुम्हारे सेल के या जो भी आपकी बैटरी है उसके नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट हो गया तो इस पर एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने ये यहां से बैटरी को ऑन कर दिया। अब बैटरी को ऑन करने की वजह से करंट यहां से फ्लो होके यहां आया, करंट यहां से फ्लो होके यहां आया। तो क्या हुआ, टेक्निकली आपके पास में यहां पर वाटर था, टेक्निकली आपके पास में यहां पर क्या था, वाटर था मेरे प्यारे बच्चों। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा, इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा और ये टूटने लगा इन 2H पॉजिटिव और O डाई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज्यादा है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति ज्यादा है। तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन लेके अपने साथ भाग गया। अब आप देखो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन तुम्हारा एनायन हो गया और हाइड्रोजन तुम्हारा केटायन हो गया। अब आप मुझे बताओ केटायन किसकी तरफ भागेगा? डेफिनेटली आपका जो केटायन है, डेफिनेटली आपका जो केटायन है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ भागेगा। ये इस प्लेट की तरफ भागेगा जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो हम इसे नाम दे देंगे कैथोड। हम इस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दे देंगे? कैथोड। कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है। सर इसका नाम कैथोड क्यों रखा? इस पर नेगेटिव चार्ज है वो तो समझ में आ गया, पर कैथोड क्यों रखा? क्यों?
क्योंकि ये केटायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा केटायंस को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड। और ये नेगेटिवली चार्ज एनायंस, ये नेगेटिवली चार्ज एनायंस सर भागेंगे उस मेटल की रॉड की तरफ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से इस पर इकट्ठे हो गए एनायंस, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम रख दिया गया एनोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इसका नाम एनोड क्यों रखा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है आपके एनायंस को। क्या बात समझ में आ गई? अब होगा क्या, देखो अब होगा ये कि आपके एनोड के ऊपर 2 ऑक्सीजन के एनायंस आएंगे, 2 ऑक्सीजन के एनायंस आएंगे। अब ये दोनों ऑक्सीजन के एनायंस एक दूसरे को देखेंगे और बोलेंगे यार अगर मेरे ऊपर से ये -2 चार्ज हट जाए, अगर यार मेरे ऊपर से ये -2 चार्ज हट जाए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर O2 बना सकते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन बोलेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम दोनों को कंबाइन होना है तो ये दोनों ऑक्सीजन मतलब ये O डाई नेगेटिव और ये दूसरा वाला O डाई नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर O2 बनाने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो टोटल यहां पर अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन गैस बन के उड़ जाएंगे। मतलब यहां पर अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड से कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई दी, तो आप लोग क्या नाम बताएंगे, O2। मतलब एक बात ध्यान रखना, अब आप जब भी जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो गाइस आप लोग सब जानते हैं NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो जो नेगेटिव है यानी जो एनायन है ये डेफिनेटली एनोड के पास इकट्ठा होगा और जो कैटायन है ये डेफिनेटली कैथोड पर इकट्ठा होगा। तो अब आप ये हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी लेवल पर सवाल आता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा पता है, अभी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन चले, ये 4 इलेक्ट्रॉन चले, ये 4 इलेक्ट्रॉन चले, ये 4 इलेक्ट्रॉन चले चले और कहां आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन चल के तुम्हारे कैथोड पर आने लगे। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन चल के तुम्हारे कैथोड पर आएंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर ऑलरेडी कैटायंस मौजूद है 2H पॉजिटिव, तो यहां पर 2 की जगह पर 4H पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर H H H और H बन जाएंगे, ये 2H कंबाइन होकर H2 और ये 2H कंबाइन होकर H2, मतलब यहां से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आएगी। दैट मींस आपके कैथोड से आप लोगों को हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। क्या यह चीज सभी प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को क्लियर हो गई? क्या यह चीज आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई? तो इस प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस काम करता है, इस प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस काम करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की जो जनरल रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 2H2O यानी तुम्हारा H2O के 2 मोल्स आपको 2 हाइड्रोजन की गैस, ये देखो 2H2 जो कि आपके कैथोड से निकल रही है वो देते हैं, और एक ऑक्सीजन की गैस जो तुम्हारे एनोड से निकल रहे हैं वो देती है। इस प्रकार अब आप किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो विद दिस हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे इन 2 रिएक्शंस के ऊपर। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग यहां पर शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में सिखाऊंगा। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखाऊंगा, और फिर एक लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मतलब आप मान के चलिए अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।